हाय गाइस, क्या हालचाल। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ सीए इंटर ऑडिट के अंदर चेंजेस क्या क्या हैं आपके एग्जिस्टिंग कोर्स और न्यू कोर्स के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि सर ऑडिट के अंदर क्या बहुत सारे चेंजेस आ गए, क्या मुझे दोबारा क्लासेस लेने की रिक्वायरमेंट है अगर मैंने आपका पहले कोर्स लिया था तो, या मुझे मेरे पास पुरानी बुक्स हैं आपकी और अभी आपने न्यू बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी है 300 के डिलीवरी चार्ज पे या 300 में, तो क्या मुझे वो न्यू बुक्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इवन काफी फास्ट ट्रैक के अंदर भी मैंने जो अपना 2500 में विद बुक्स मैंने आपको अपना फास्ट ट्रैक दिया है, उन बच्चों के मन में भी डाउट है क्या सिलेबस में चेंज क्या है, क्या पुराना फास्ट ट्रैक पुरानी क्लासेस हमारे लिए रेलेवेंट है भी या नहीं। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ने पहले पे एग्जाम दिए थे नवंबर 2023 के लिए, और वो बच्चे किसी भी वजह से अगर एग्जाम में आपका रिजल्ट नेगेटिव रहा है तो आपके मन में भी एक डाउट आ रहा होगा क्या ऑडिट का दोबारा कोर्स लेना होगा, क्या क्या चेंजेस हैं, क्या मुझे बुक्स को अपग्रेड करना होगा, क्या नया क्लासेस वगैरह लेना है। तो आपका इस वीडियो से सब कुछ रिजोल्व हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको सिर्फ चेंजेस नहीं बताऊंगा, एक एक चीज डिटेल में आपको समझाई जाएगी, क्या क्या कंटेंट ऐड हुआ है और वो क्या है। तो आराम से ये वीडियो देख लेना। इस वीडियो को देख लिया इसके बाद आपको कोई भी फर्दर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं दोबारा से आपको एक समराइज मैनर में बता रहा हूं कि आपके सिलेबस से रिमूव क्या क्या हुआ है। बेसिकली रिमूवल ज्यादा है और एडिशन कम है। सर बताओ रिमूव क्या हुआ है। एक आपका चैप्टर 5 हुआ करता था फ्रॉड रिपोर्टिंग, वो चैप्टर आपका हट गया है। लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि वो पूरा चैप्टर हट गया है, तो बेटा आप गलती में हो, पूरा चैप्टर नहीं हटा है। सेक्शन 143(12) के अंदर जो हम रिपोर्टिंग पढ़ते थे कि अगर एक ऑडिटर को कोई फ्रॉड मिलता है तो उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये अभी भी आपके सिलेबस के अंदर है। बाकी सारे कंसेप्ट आपके रिमूव हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एक चैप्टर 10 हुआ करता था, या जो भी चैप्टर था नंबर था आपकी बुक के अंदर, कंपनी ऑडिट, ये भी पूरा चैप्टर रिमूव हो गया है। लेकिन इसकी भी कुछ एक्सेप्शन है। नंबर वन ये कि जो ऑडिटर का इंक्वायरी वाला पार्ट था और रिपोर्टिंग वाला पार्ट था वो आपके सिलेबस में एज इट इज जैसे पहले था वैसे ही है, नया ऐड कुछ भी नहीं हुआ है, रिमूव हुआ है। कारो 2020 आपके सिलेबस में पहले भी था और आज भी है, एज इट इज आपको पढ़ना है। बाकी पूरा चैप्टर रिमूव हो गया है। अभी मैं आपको कंटेंट भी दिखाऊंगा तो आराम से देखिएगा। उसके साथ चैप्टर 1 के अंदर आप एक कंसेप्ट पढ़ते थे एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट, याद है, वो कंसेप्ट आपका रिमूव हो गया है। सर एडिशन क्या हुआ है मुझे बताइएगा। आपके कुछ स्टैंडर्ड्स ऐड हुए हैं, जैसे कि एसए 260 आपका ऐड हो गया, एसए 265 आपका ऐड हो गया है, एसए 330 आपके सिलेबस में ऐड हो गया है। जो स्टूडेंट मुझसे पहले क्लास पढ़े होंगे उनके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर ये स्टैंडर्ड तो आपने हमको पहले भी पढ़ाए हैं। ऐसे आप देख लो, आपके पास अगर मेरी किताब है पुरानी वाली तो चैप्टर 4 में जाके देखो, तो आपको लग रहा होगा सर ये ऐड हो गए, हमारे सिलेबस में तो ये ऑलरेडी एडिड थे। बेटा ये सारे स्टैंडर्ड मैं पहले भी पढ़ाता था, अब आईसीआई ने ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिए क्योंकि ये कनेक्टिंग स्टैंडर्ड होते हैं। ये पहले भी थे, तो जिन बच्चों ने मुझसे मुझसे क्लासेस नहीं ली है उनके लिए ये नए आ गए हैं, और जिन्होंने पहले मुझसे पढ़ा हुआ है उनको ऑलरेडी इनका बेसिस पता होता है। 260 किसके ऊपर था, कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। 265 किस पे था, communicate significant deficiency in internal control with the those charged with governance। 330 क्या था, ऑडिटर का रिस्पॉन्स। ये तीन स्टैंडर्ड आ गए। इवन मैं तो अपनी क्लास में 402 भी कवर करता हूँ। 402 सर्विस ऑडिटर के ऊपर है, हम ये भी हमारी क्लास में कवर करते हैं, ये आपको नहीं पढ़ना। 450 आपके सिलेबस में है, 540 नहीं है, हालांकि हम 540 भी इस बार कवर करेंगे। 600 620 दोनों हैं, 720 अभी भी नहीं है। तो ये जो तीन स्टैंडर्ड मैंने इस बार सर्कल किए हैं ये तीनों भी आपके कोर्स में कवर किया जाएगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जिन्होंने पहले क्लासेस ली थी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सभी स्टैंडर्ड यूट्यूब पे मिलने वाले। मतलब जो मेरे मेरे फेस टू फेस क्लास में ये ऑलरेडी हो चुके हैं। अब मैं इस वीडियो के बाद आपको एक वीडियो लेकर आऊंगा 265 का, आज ही शायद पहली वीडियो डाल दूं, एक वीडियो 265 का। तो जिन बच्चों ने पहले नहीं देखा है या जो भी दिक्कतें रही हैं, आप अब मेरी वीडियो, और ये डिटेल वीडियो है, ये वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूं ये रेगुलर कोर्स से निकाल कर दे रहा हूं। तो मतलब पूरा डिटेल वीडियो मैं आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। आपको कोई किसी तरह के पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए। उसके साथ एक और छोटा सा चेंज आया है। आप लोग पहले याद है चैप्टर 9 के अंदर अगर मेरी बुक से पढ़े हो तो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स पढ़ते थे, एसए एसआरएस एसए, हाँ सर पढ़ते थे, दो दो नंबर भी याद करवाए थे आपने। आईसीआई ने बस इनका मीनिंग थोड़ा सा और अच्छे से बता दिया है ऑब्जेक्टिव के साथ। सर क्या ये स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में नहीं जी, ये सारे स्टैंडर्ड आपके
जो SRS SAE है वो अभी भी CA फाइनल में ही है, बस आपको थोड़ा सा मीनिंग थोड़ा बेटर तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है सर। एक ऐसे 610 में 2 पैराग्राफ ऐड हुए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो आप इसकी फोटो ले लो। रिमूवल तो आपको अपनी एग्जिस्टिंग बुक से हटा देना है। एडिशन का मैं वीडियो भी लेकर आ रहा हूं यूट्यूब पे, प्लस सॉफ्ट कॉपी नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आज ही डाल दूंगा रात को। ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम पे चले जाओ, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां पे आपको इन सभी स्टैंडर्ड का पीडीएफ, एक ही पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और आप आराम से इंजॉय करो, वीडियो यूट्यूब पे देखो और नोट्स टेलीग्राम से ले लो। ये एंगेजमेंट स्टैंडर्ड का जो पार्ट ऐड किया है हमने, ये भी आपके लिए डाल देते हैं। हालांकि इसका तो मैंने एक ना हैंड रिटन नोट्स भी बनाए हैं, हालांकि वो नोट्स से पढ़ना चाहो नोट्स से पढ़ लो, मैंने मेरी बुक में भी टेबल्स बनाई है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। ऐसे 610 में आपको कंप्लीट पीडीएफ में दे देता हूँ, कंप्लीट वापस से। सर ये तो हो गई एक समराइज मैनर में मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं चैप्टर वाइज। अब आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, जो भी बुक आपके पास है वो ओपन कर लीजिए, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको सारे मोटे मोटे चेंजेस, अब बारीक चेंजेस भी डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। ओ वाह, मजा आ गया सर जी। तो सर एक बात बताओ कपिल सर, क्या मुझे आपकी बुक लेनी चाहिए 300 रुपए में? देखो बेटा, अगर आप बाय रेफरेंस के लिए, अगर आप अपने एक रेफरेंस के लिए बुक खरीदना चाहो खरीद लो, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास मेरी पुरानी किताब है तो आप सिर्फ इन सॉफ्ट कॉपी नोट से आगे बढ़ सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि लेनी ही पड़ेगी, ना बेटा बिल्कुल नहीं। सर मेरे पास आपका पुराना क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू है, क्या मेरे को नया क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू लेना चाहिए? आपका चॉइस है, मैंडेटरी नहीं है। जितने भी नए क्वेश्चन आए हैं मैं आपको सेपरेट पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ओ वाह, मजे आ गए सर। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मेरे पास आपका कंप्लीट पुराना इंटर का फुल बुक सेट रखा है, मुझे कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, आपके टेलीग्राम चैनल से मैं पीडीएफ उठाऊंगा और पढ़ लूंगा। बिल्कुल सही समझा है बेटा। और अगर कोई स्टूडेंट नई बुक लेना चाहे, क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू की बुकिंग भी शायद आज रात से चालू हो जाएगी, नए क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू की भी और चार्ट बुक की भी, तो आप बुक कर सकते हो। हालांकि डिलीवरी अब हमने रोक दी है, 15 दिन के बाद स्टार्ट होगी। ठीक है। 300 में जहां तक है आपको मेन बुक मिल रही है, ठीक है सर, दोनों। और मुझे उम्मीद है कि 300 में ही क्वेश्चन बैंक प्लस एमसीक्यू मैं दोनों किताबें दे दूंगा आपको, उम्मीद है मुझे। चार्ट बुक मात्र 100 रुपए, ये मेरी उम्मीद है। हालांकि इसकी कोस्टिंग मेरे पास अभी आई नहीं है, आज शाम तक आएगी। caindia.org वेबसाइट बता देता हूँ, आप अगर लेना चाहें तो caindia.org ये वेबसाइट है, आप यहाँ जाके ले सकते हो। अभी तक तकरीबन तकरीबन हम 10,000 डिलीवरी कंप्लीट करने वाले हैं हमारी बुक्स की। ये है हमारा इस बार का चैप्टर नंबर 1, आप देख लीजिए आराम से। वही सारे कंसेप्ट है जो आपने पहले पढ़े हैं। आईसीआई ने इस बार एक गड़बड़ की है जिससे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। आईसीआई का चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 9 मर्ज करके आप मेरा चैप्टर 1 देखना, मतलब आईसीआई के 2 चैप्टर, हमारा एक चैप्टर। ठीक है, हाँ जी सर। आईसीआई के चैप्टर 1 में एक स्टैंडर्ड्स का कंसेप्ट है, वो मैंने आखिरी में कवर किया है। तो आप मेरे बुक के हिसाब से, अगर आपके पास मेरी बुक है तो आप कंपेयर कीजिएगा, और अगर आप आईसीआई से पढ़ रहे हो तो भी मैं आपको बता देता हूँ। मीनिंग ऑफ ऑडिट एनालिसिस, हु अपॉइंट्स द ऑडिटर। देखो अब ये न्यू बुक में यहाँ पे आ गया, हु अपॉइंट्स द ऑडिटर। यहाँ पे क्यों आया ये? क्योंकि सर पहले आप पढ़ते थे कंपनी ऑडिट, तो कंपनी ऑडिट के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर डिटेल में हुआ करता था। सिंस कंपनी ऑडिट आपके सिलेबस से ही रिमूव हो गया, तो आईसीआई ने क्या किया, सिर्फ एक लाइन में बताने की कोशिश की है कि कंपनीज के केस में शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं एजीएम के अंदर। सर नहीं सर, गलत लिखा है, फर्स्ट ऑडिटर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। अरे भैया उतना डिटेल में जाना ही नहीं है, चैप्टर ही रिमूव कर दिया। तो ये बस रेफरेंस के लिए दिया है कि कंपनीज में ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन अपॉइंट करता है, और ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसे सबमिट करता है। तो सिंस पूरा चैप्टर ही हट गया, रेफरेंस यहाँ पे आपके लिए दे दिया गया है। ठीक है सर, क्या लिखा है, तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे, तुम तैयार रहना, आजमाने वाले भी होंगे। क्या बात है। उसके बाद हमने आपकी आपकी बुक में फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट डाले जो कि बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, द ऑडिटर शुड टेक केयर टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। ठीक है जी, यस सर। ऑडिट टीम मैंने आपके रेफरेंस के लिए डाला है। क्वालिटी ऑफ ऑडिटर मैंने प्रेजेंटेशन चेंज किया है। पहले आपको पॉइंट्स मिलते थे, उन्हीं पॉइंट्स को यूज करके हमने एक्सप्लेन कर दिया, वही चीज है जो आप पॉइंटर फॉर्म में पढ़ते हो।
तो सर मैं पॉइंटर फॉर्म में पढूं या ऐसे पढूं, आपका चॉइस है, मैंने प्रेजेंटेशन चेंज किया है, ठीक है, आपके सामने है, ठीक है सर। उसके बाद आप आगे बढ़े, बाकी आपका ऐसे 200 बिल्कुल सेम है बेटा जी। यहाँ पे प्रेजेंटेशन चेंज हुआ है, स्कोप ऑफ ऑडिट, एस्पेक्ट्स को तो रिमूव कर दिया है, एस्पेक्ट को तो रिमूव कर दिया, स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर पॉइंट बिल्कुल सेम है। द फॉलोइंग पॉइंट आर इंक्लूडेड इन स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या क्या, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी, will do the audit of on the basis of reliable and sufficiency of financial information, उसके बिना ऑडिट ही नहीं होगा, और हम डिस्क्लोजर्स को भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले बताया कि एक ऑडिटर क्या क्या करेगा, उसके स्कोप में क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर आप देखेंगे तो हम लोग पढ़ते थे ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, स्कोप के अंदर ही एक पॉइंट आता था कि ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कॉम्पिटेंस, मतलब स्कोप के अंदर ही मैं आपको 5 पॉइंट पढ़ाता था, 3 पॉइंट होते थे कि उसका स्कोप क्या क्या है, 2 पॉइंट आप वहां पढ़ते थे कि वो क्या क्या नहीं करेगा, लेकिन क्वेश्चन एक ही था, स्कोप ऑफ ऑडिट। अब इन 5 पॉइंट को डिवाइड कर दिया, 3 पॉइंट हमने बना दिए, स्कोप ऑफ ऑडिट व्हाट इट इंक्लूड्स, और जो आप ऑडिटर से नहीं करवाओगे या जो ऑडिटर नहीं करेगा उसको लिख दिया स्कोप ऑफ ऑडिट व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड, जैसे कि ऑडिटर इज ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते तो मतलब ये ऑडिट में इंक्लूड नहीं होता, ये कंसेप्ट भी आपने पढ़ा है, लेकिन इसको प्रेजेंटेशन चेंज कर दिया कि ये बातें ऑडिटर के अंदर नहीं आती। ये तीनों पॉइंट पहले भी थे कि ऑडिट इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मैं डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी नहीं बता पाऊंगा, ना ही आप मुझसे कोई ऐसा काम करवाएंगे जो आउटसाइड मेरे डोमेन से हो, ना ही ऑडिट आपका इन्वेस्टिगेशन है, तो स्कोप का प्रेजेंटेशन चेंज किया है, ओके सर। उसके बाद टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग जो है, ये आईसीआई के न्यू स्टडी मटेरियल में इंट्रोड्यूस की है, ये हमने डाल दिया है, हालांकि जो मैं आपको नया क्वेश्चन बैंक देने वाला हूँ या फिर जो आप पीडीएफ रेफर करने वाले हो उसके अंदर हमने ऑलरेडी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग डाल दी है, जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा, तो आप इस वजह से मत बुक खरीदना कि सर की बुक में तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में मेरे पास पुरानी बुक है, नहीं भैया, हम आपको पीडीएफ दे देंगे, उसमें सारी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है। सर मैं फिर भी लेना चाहता हूँ, वो आपकी मर्जी है बेटा, क्योंकि मेरे को नई बुक अच्छी लग रही है। सर आपने बड़ी मेहनत की है बेटा, मेहनत तो देखो बहुत की है, दिन रात लगाए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता मेहनत, बैकग्राउंड शायद आप लोग नहीं देख पाओगे, वो मैं ही जानता हूँ बेटा, बहुत मेहनत की है, ठीक है। रीजनेबल एश्योरेंस बिल्कुल सेम है, इनहेरेंट लिमिटेशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सारा बिल्कुल सेम है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, इसमें मैंने थोड़ी हेडिंग्स दी हैं, देखो आप, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर के अंदर ऑडिटर जो है वो सैंपलिंग बेसिस पे काम करता है, ठीक है, और ऑडिटर डिमांड नहीं कर सकता ऑडिट एविडेंसेस को, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है, तो कहता है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को मैं आपके लिए रीड कर रहा हूं, the auditor carry out his work by obtaining audit evidence through performance of his audit procedure. However, there are practical and legal limitation on ability of auditor to obtain audit evidences. For example, an auditor does not test all the transaction balances, he form his opinion only by testing samples. वो सैंपल के बेस पे अपना ऑडिट करता है। दूसरा कहता है कि हो सकता है मैनेजमेंट उसे सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे, हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है मैनेजमेंट हमें मना कर दे, उस केस में हम क्या करेंगे, सर उस केस में हम ओपिनियन चेंज कर देंगे, डेफिनेटली ओपिनियन तो हम चेंज कर ही सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक लीगल लिमिटेशन भी तो है ना, कि हम मैनेजमेंट से जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये नहीं बोल सकते दो हमें, मैनेजमेंट मना कर देगी तो हो सकता है मैं अपना काम ना कर पाऊं। एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या है, सर मैं 100% चेकिंग नहीं कर पाता, मैं सैंपल बेसिस पे चेकिंग करता हूं, तो ये एक मेरी प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। लीगल लिमिटेशन क्या है, सर मैनेजमेंट हो सकता है मुझे इन्फॉर्मेशन पूरी ना दे, कंप्लीट ना दे, तो ये कैसी लिमिटेशन है, लीगल लिमिटेशन है। बाकी सारे पॉइंट आपके सेम है, ठीक है। एक फ्यूचर इवेंट वाला पॉइंट आखिरी में अलग से 2 लाइनें डाल दी ऐसे 560 से, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ते हो, उसके बाद पूरा सेम है, आप देख लीजिए, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, ये 2 लाइन ऐड की है, ये वाली, आपके सब्जेक्ट का नाम चेंज हो गया, ऑडिट एंड एथिक्स, एथिक्स, एथिक्स जबकि पढ़ नहीं रहे हम, तो यहाँ पे बस 2 लाइनों में बताया है कि एथिक्स क्या है और जरूरत क्या है एथिक्स की। भैया एथिक्स का मतलब है कि हम प्रोफेशनली बिहेव करें, मोरल प्रिंसिपल है विच गवर्न ए पर्सन बिहेवियर और हिज कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी,
एथिक्स इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल इंट्रिंसिक वैल्यू, आपके बचपन से सिखाया जाता है आपको। एथिक्स इज द साइंस ऑफ मोरल्स इन ह्यूमन कंडक्ट। प्रोफेशनल एथिक्स की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यार पूरी सोसाइटी हमारे ऊपर बिलीव करती है, विश्वास करती है। अगर हम ही एथिकल काम नहीं करेंगे तो सोसाइटी का तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। सोसाइटी इन जनरल, गवर्नमेंट्स, क्लाइंट, टैक्सिंग अथॉरिटीज, एम्प्लॉय, इन्वेस्टर, business and financial community have reposed tremendous trust in the service of rendered by the चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसलिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एथिकल तरीके से काम करना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस इनहांस हो। सर हमको ना एक और चेंज नजर आ रहा है किताब में, आपने हर इंपॉर्टेंट वर्ड को बोल्ड करके हाईलाइट कर दिया। यस बेटा, एक ये कंसेप्ट आया है कि आपको प्रिंसिपल बेस अप्रोच को फॉलो करना चाहिए या रूल बेस अप्रोच को, मतलब एथिक्स को ही फॉलो करें और लीगैलिटी को फॉलो करें। मतलब सिर्फ रूल फॉलो करूं या रूल से ऊपर भी उठ के काम करूं, तो आप क्या बोलोगे सर, रूल को भी फॉलो करो और रूल से ऊपर उठकर भी आप काम करो, एथिकल तरीके से काम करो, जजमेंट को देखो और उस तरह से अपना ऑडिट करो। तो सर ये भी एक बार रीड करवा दो, आप करवा देते हैं बेटा। तो सर एक बात बताओ, आपने स्टैंडर्ड के तो पीडीएफ नोट्स दे दिए, अब इनका क्या करें। बेटा एक काम करो ना, स्क्रीन लो, मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। ऐसा बहुत जगह पे तो नहीं है, आप पोस्ट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से लो, फुल स्क्रीन कर देता हूँ आपके लिए। माउस फुल स्क्रीन करना भाई एक बार, ओनली टैब सबसे ऊपर है। अब आप इसकी आराम से पिक्चर लो, साथ साथ में रीड कर देता हूँ, अगर कोई साथ साथ लिखना चाहे साथ साथ में लिख सकता है। क्या कहता है देखिए, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, देखो नाम में आ रहा है कि आप प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो, मतलब आप डिटेल में चीजें देखने की कोशिश कर रहे हो। लाइनें हट जाएंगी, मैं रीड करता हूं, देखिएगा, साथ साथ पोज नहीं करना, ठीक है। द एसेंस ऑफ प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच इज दैट इट रिक्वायर कंप्लायंस विद स्पिरिट ऑफ एथिक्स। आपको कंप्लायंसेस तो देखना ही देखना है, लेकिन एथिक्स को फॉलो करते हुए देखना है। इट रिक्वायर अकाउंटेंट, यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट मानेगा, टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट बेस्ड अपॉन देयर प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। आप अपनी जजमेंट को, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी नॉलेज को भी साथ साथ फॉलो करो, रूल बेस्ड अप्रोच के साथ साथ। आगे पढ़ते हैं। हाउएवर रूल बेस्ड अप्रोच टू एथिक्स, रूल बेस्ड अप्रोच टू एथिक्स स्ट्रिक्टली फॉलो क्लियरली एस्टैब्लिश रूल्स। ओनली एंड ओनली रूल्स फॉलो करने की बात कर रहा है। अगर आप ऐसा करते हो, इट में लीड टू ए नैरो आउटलुक एंड स्पिरिट ऑफ एथिक्स में बी ओवरलुक्ड, क्योंकि आप क्या रहोगे, सिर्फ और सिर्फ जो रूल बुक है उसको फॉलो करोगे। जैसे इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं, अगर आप इंडिपेंडेंस देखो तो अगर किसी कंपनी का शेयर आपके पास नहीं है तो आप इंडिपेंडेंट हो, बट हो सकता है आप इंडिपेंडेंस बाय अपीयरेंस ना हो, आप क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी दूसरी जगह पे पास ऑन कर देते हो, रूल बुक के हिसाब से तो आप इंडिपेंडेंट हो, क्या आप एक्चुअल में इंडिपेंडेंट हो? नहीं सर। आगे पढ़ते हैं। It may lead to a narrow outlook and spirit of ethics may be overlooked while strictly adhering to rules. Rule-based approach is somewhat rigid and it may not be possible to deal with every practical situation rely upon rules. इसलिए आपको रूल से ऊपर उठकर जजमेंट को भी फॉलो करना पड़ता है, और खासकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट में तो जजमेंट आपको बहुत ही डिटेल में फॉलो करना ही पड़ेगा। उसके बाद हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट आ जाती है, जो कि आपके सिलेबस में पहले भी थी, एज इट इज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी आपके पास पहले था, जजमेंट भी था, ऑडिट मैंडेटरी और वॉलेंट्री। यहाँ पे भी मैंने प्रेजेंटेशन चेंज किया है, पहले ये कैसे था सर, ये टेबुलर फॉर्म में था, अभी आपने पैराग्राफ बना दिया है, तो ये प्रेजेंटेशन चेंज हुआ है, आप देख लीजिए, ठीक है। एडवांटेज पहले भी था, अभी भी है, मैंने पॉइंट कम किए हैं इस बार बुक के अंदर, और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन चेंज किया है, देख लीजिए, सेम बात है। रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग अगर आप देखेंगे, कंटेंट काफी रिमूव कर दिया गया है, आपकी बुक में बहुत डिटेल में दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट जो हैं, इनको दो दो लाइनों में यहाँ एक्सप्लेन करके एक छोटी सी समरी बना दी है। आपकी बुक में हर पॉइंट पे डिटेल में लिखा गया है, अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो आपको अब कम पढ़ना है। यहाँ पे मैंने कंटेंट को रिमूव किया है, कंटेंट को रिमूव किया है, ठीक है। तो सर अगर मैं आपकी ये वीडियो ना देखता तो मैं पहले वाला ही पढ़ता रहता, तो आप ज्यादा स्टडी करके जाते एग्जाम में, वो अच्छी बात भी नहीं है वैसे। आई से इन्हें सब हटा दिया तो हम क्यों पढ़े इतना डिटेल में, ठीक है। ये बिल्कुल सेम है जी आपका, ठीक है। पता है आपको, एक और बात बताऊं मैं, जो नए बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये पार्ट ना
पहले आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन आप देखो अगर आपके पास मेरी बुक है तो पहले से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। अब कुछ बच्चे को लगेगा यार ये अब ऐड हुआ है, बाकी टीचर तो ये कह रहे हैं ये अब ऐड हुआ है। अरे भैया ये हम पहले से पढ़ाते आ रहे हैं, जब से पढ़ाना स्टार्ट किया है तब से पढ़ा रहा हूँ मैं ये। तो ये ऑलरेडी हमारी किताब में पहले से ही था, तो ये बिल्कुल सेम है। 210 इंडिपेंडेंस 100% सेम है। ठीक है, तो सर ये आपकी नई किताब में ले रहा हूँ, फिर तो जो बच्चे मेरे नहीं है वो जरूर लें इस किताब को, जो मतलब मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं। ये भी 100% सेम है जो ओल्ड बुक के अंदर है। तो अगर चैप्टर 1 को समराइज करें, खत्म हो गया ना चैप्टर। हाँ, चैप्टर 1 को अगर मैं समराइज करूँ आपके लिए, तो दो जगह मैंने प्रेजेंटेशन तो देखो कितनी भी चेंज करो क्या ही फर्क पड़ रहा है, लेकिन अगर अपन देखें कि कंटेंट मैंने कहाँ पे ऐड किया है, तो एक तो किया है ये एथिक्स का मीनिंग, उसकी रिक्वायरमेंट, पर्पस, रूल बेस अप्रोच, प्रिंसिपल बेस अप्रोच। ठीक है जी। और उसके अलावा एक नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर के अंदर ये पॉइंट ऐड किए हैं, मतलब ऐड कंटेंट ऐड नहीं किया, बस बताया है प्रैक्टिकल लिमिटेशन और लीगल लिमिटेशन कौन सी है, बस उसके अलावा तो कुछ नहीं है। अभी मैं 2-3 चैप्टर करवाऊंगा आज इस वीडियो में आराम आराम से। मेरी क्लास खत्म हुई है, मैंने 5 घंटे पढ़ाया है। तो आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि कपिल सर धीरे धीरे बोल रहे हैं, कम एनर्जी के साथ बोल रहे हैं। हाँ भाई, क्योंकि आपके साथ मेरे को उतना एनर्जी लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। लो जी, अब बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 आपका 100% सेम है। ठीक है, लेकिन मैंने मैंने या आईसीआई ने दो चेंजेस किए हैं, वो देखिए आप। ऐसे 300 के बाद आपका सबसे पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी आता था, वो एज इट इज है, देख लीजिए आप, आपके पास जो बुक है। हाँ सर बिल्कुल सेम है। ऑडिट प्लानिंग में मैंने फ्लो थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है, कंटेंट बिल्कुल सेम है। ऑडिट प्लान टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट, व्हाई ऑडिट प्लानिंग इज नेसेसरी, इसके बेनिफिट्स, ऑडिट प्लानिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आप साथ साथ ना पुरानी बुक कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, इसको करवाने से पहले आगे देख लेते हैं एक बार। चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजन, ठीक है। डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू, ये आपका आखिरी कंसेप्ट था। ये बात हमने डाली है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ की मैनेजमेंट इन द प्लानिंग, ये मैं आपको ऑलरेडी बताता हूँ, किताब में भी लिखा है, ये रिपीट कंटेंट है। ठीक है, तो प्लानिंग का बिल्कुल सेम है, जो ऐड हुआ है वो बाद में। ये ऑडिट प्रोग्राम, इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट पॉसिबल, असिस्टेंट एंगेज टू कीप एन ओपन माइंड, पीरियोडिक रिव्यू, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम आपकी बुक में है सेम। एक कंसेप्ट आपकी बुक में पहले है डेवलपमेंट, उसे काट लो, डेवलपमेंट को काट लो। ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस, उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, 100% सेम। जिन बच्चों को 2500 रुपए में फास्ट ट्रैक मिला है ना भाई, विद बुक्स, समझो मैंने आपको बस दिया है ताकि आप बच्चे किसी तरह से पास हो जाओ। तो बिल्कुल मजे करो। अब बताओ सर चेंज क्या है, आपने जो बताया ये चेंज वो बच्चे समझ पाएंगे जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो चैप्टर 2 कंप्लीट करके इस चेंज को देखें। प्लानिंग प्रोसेस, एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग के अंदर क्या क्या एलिमेंट आता है। जब भी हम प्लान करेंगे, जब भी हम ऑडिट को प्लान करेंगे, तो आपको देखना पड़ेगा ऐसे 220 को, क्या हम इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करें या ना करें। चैप्टर 1 में ऐसे 220 आता है। अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हो तो एक्सेप्ट करें या ना करें, उसके अंदर आपको ऐसे 200 की एथिकल रिक्वायरमेंट्स को भी कवर करना पड़ेगा। ठीक है सर, बिल्कुल बात सही है आपने। और अगर आप क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर आपको ऐसे 200 का एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। ये बात मानते हो? बिल्कुल मानते हैं सर। और ये तीनों बात कहां पर आती है? चैप्टर 1 में। पहले हम ये तीनों बातें चैप्टर 1 में पढ़कर आते थे, दोबारा चैप्टर 2 में इसका रेफरेंस नहीं होता था। लेकिन हाँ, इतना हमें पता था कि प्लानिंग के अंदर सर ये तीन बातें क्या है, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें कवर होंगी। आईसीआई ने क्या किया, इन तीनों ही स्टैंडर्ड का 200 की एथिकल रिक्वायरमेंट, 210 का एग्रीमेंट और 220 का एक्सेप्टेंस, इनका रेलेवेंट पैराग्राफ एलिमेंट ऑफ प्लानिंग के नीचे डाल दिया, मतलब कॉपी पेस्ट कर दिया। जैसे देखो,
कहता है प्लानिंग करने से पहले प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी कर लेना। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट करें या ना करें उससे पहले कुछ बातें देख लेना। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में क्या आया, आप देखो नंबर ए, परफॉर्म करो प्रोसीजर रिगार्डिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। क्या आप उस क्लाइंट के साथ कंटिन्यू करोगे या नहीं? बेटा कौन सा स्टैंडर्ड है? ऐसे 220 का पहला पैराग्राफ। अगर आप सोच रहे हो ये, तो साथ ही साथ देख लो एथिकल रिक्वायरमेंट्स कहां पे आती है, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, ऐसे 200। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक एग्रीमेंट बना लेना, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ऐसे 210। तो एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, हमने प्लानिंग प्रोसेस के साथ एक हेडिंग बनाई, एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। मैं एक चार्ट बना के दिखाता हूं। एक कंसेप्ट बनाया, एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, ठीक है। इस एलिमेंट ऑफ प्लानिंग के अंदर हमने दो पार्ट डाल दिए। पहले चैप्टर 2 के अंदर ये दो पार्ट हुआ करते थे, अब समझो हमने चैप्टर 1 के पार्ट को भी चैप्टर 2 में रेफरेंस के लिए डाल दिया, ए बी सी। यहां कहता है एक्सेप्टेंस देख लो, फिर कहता है एथिकल रिक्वायरमेंट देख लो, और फिर तीसरे नंबर पे कहता है एग्रीमेंट बना लो। हेडिंग क्या बना दी इसकी? इसकी हेडिंग बना दी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। ठीक है, तीनों ही कंसेप्ट कहां से आते हैं? चैप्टर 1 से। फिर आता है प्लानिंग एक्टिविटी, इसके बाद कहता है प्लानिंग कर लो आप। फिर क्या आता है? प्लानिंग एक्टिविटी। और कहता है प्लानिंग के अंदर दो काम करना, एक स्ट्रेटजी बनाना, फिर प्लान को डेवलप करना। देखो बेटा, प्लानिंग प्रोसेस, एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में वो चैप्टर 1 की बातें आई। फिर प्लानिंग एक्टिविटी, उसके अंदर कहता है पहले स्ट्रेटेजी बनाओ, फिर प्लान बनाओ, डेवलप करो प्लान। तो ये प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी जो है ये कुछ नहीं है, ये आपका चैप्टर 1 है, उसके 3 पैराग्राफ डाल दिए। पहला कॉन्टिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ऐसे 220 का रेफरेंस। फिर उसके बाद एथिकल रिक्वायरमेंट, ऐसे 210 का रेफरेंस। फिर कहता है ये इंडिपेंडेंस, ये भी आपका ऐसे 200 का कंसेप्ट, ठीक है। एथिकल रिक्वायरमेंट सर 210 नहीं 200 है, ओहो ठीक है यार, लो इंडिपेंडेंस। और उसके बाद कहता है एग्रीमेंट बना लेना 210। देन प्लानिंग स्टार्ट होता है। प्लानिंग में ए आएगा स्ट्रेटजी और बी आएगा डेवलपमेंट ऑफ प्लान। सर फिर ए क्यों नहीं है, स्ट्रेटजी क्यों नहीं है? बेटा सबसे पहले ही मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ, किताब के अगर पहला कंसेप्ट देखेंगे तो फर्स्ट कंसेप्ट ही स्ट्रेटजी होता है। तो जो प्लान का 2 पॉइंट है स्ट्रेटजी, वो हम पहले ही कवर कर लेते हैं। आईसीए की बुक में आपको आगे मिलेगा, तो फ्लो तो डेफिनेटली मेरा आईसीए से अलग है, मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ। तो बी पॉइंट हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट, कि आप एक प्लान डेवलप करोगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंट नॉलेज। उसमें आप एनटीई ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एनटीई ऑफ फर्दर प्लान ऑडिट प्रोसीजर और अदर ऑडिट प्रोसीजर को आप प्लानिंग करने वाले हो। तो ये था प्लानिंग एक्टिविटी। फिर उसके बाद सारे कंसेप्ट सेम है। तो आप जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं, आपको लगेगा कि प्लानिंग प्रोसेस, एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, कोई नया कंसेप्ट कुछ आ गया। कुछ नहीं आया भाई, कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 1 का 3 पैराग्राफ आगे उठा के डाल दिया है, जस्ट फॉर रेफरेंस, ताकि आप समझ पाओ प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने से पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये था आपका चैप्टर 2 का चेंज। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 3 की। ओहो, आपको पता है एक चेंज हुआ है यहाँ पे? बताओ सर क्या चेंज हुआ है? जो पहले आपका चैप्टर 4 था वो अब मेरी बुक में चैप्टर 3 है। सबसे पहला चेंज तो ये हुआ है। सर बहुत बड़ा चेंज है। हाँ, एक ये चेंज है, तो इसको करते हैं डिस्कस। यहाँ पे मैंने कंसेप्ट टिल 265 रखा है। आपकी बुक में इसके बाद भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, इंटरनल ऑडिट, एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑडिट, आईएफसी, आईकोफर। वो हटा के मैंने एक नया चैप्टर बना दिया, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा था, तो मैंने छोटा कर दिया है आपके चैप्टर 4 को, पुराने वाले को। नई बुक में आईसीआई ने इसको कर दिया है चैप्टर नंबर 3। देख लो जरा कंटेंट। कितनी मिनट की हो गई है वीडियो, कैसे पता चलेगा? अच्छा, आधे घंटे की हो गई है, तो एक कवर कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला चैप्टर। और ऑडिट रिस्क का डेफिनेशन, बिल्कुल ठीक सर। मिसस्टेटमेंट किस किस वजह से हो सकती है?
जो आपका रिस्क है वो 2 लेवल पे होता है, बिल्कुल सेम है जी। कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क 3 होते हैं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क का डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, ये इसी को ही दूसरे तरीके से रखा है। ये सब फालतू की बातें, ठीक है, आप एक बार पढ़ लेना, ये सब फालतू की बातें। फिर कंट्रोल रिस्क, ठीक है, ये इसी को समराइज करके लिखा है, ये इसी को ही समराइज करके लिखा है। डिटेक्शन रिस्क बिल्कुल सेम है। सैम्पलिंग रिस्क, नॉन सैम्पलिंग रिस्क भी आप पढ़ चुके हो, इलस्ट्रेशन आ गए। तो ऑडिट रिस्क के अंदर अगर आपने देखा होगा, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिट रिस्क, रिस्क रोमम इज ए मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, ये बिल्कुल सेम है, समरी ऐड करिए यहाँ पे। रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क बिल्कुल सेम है, आपको कुछ भी अलग से नहीं देखना। ऐसे 315 रोमम बिल्कुल सेम है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, कंपोनेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यूज एन एज एन ऑडिट एविडेंस बिल्कुल सेम है। एक चेंज किया है मैंने, अगर आप पुरानी बुक से कंपेयर कर रहे हैं तो पहले ये कंसेप्ट ना एक पतली सी लाइन में हुआ करते थे इस तरह से, सेम हेडिंग। मैंने अब इसको एक सेपरेट कंसेप्ट की तरह प्रेजेंट किया है। प्रेजेंटेशन चेंज है, कंटेंट बिल्कुल सेम है, हेडिंग बिल्कुल सेम है, ठीक है। डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क, पहले ये डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क और ये इस तरह से हुआ करता था, जैसे ये वाली लाइन है। अभी मैंने इनको एक सेपरेट बोल्ड हेडिंग देने की कोशिश की है ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है जी। कंटेंट बिल्कुल सेम है। आपके इस बुक से कुछ रिमूव हुआ है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्या रिमूव हुआ है। जो आपके पास बुक है आपको पूरा करके जाना है। सर क्या हुआ है बता दो ना यार। इंटरनल कंट्रोल रिस्क का असेसमेंट दिया हुआ है मैंने मेरी किताब में। वो असेसमेंट कैसे करते हैं कंट्रोल रिस्क को, एक टेबल बनी हुई है, 1 2 3। ये आईसीआई में नहीं है, आपको करके जानी है। मैंने इसलिए बता दिया, सिर्फ रीड कर लेना। और एक और बात बताऊं, जितना मैंने अभी तक आपको बताया है ना, इसमें भी मैंने आपको ज्यादा पढ़ा है, आईसीआई में नहीं है। अधूरा ज्ञान नहीं दे सकता भाई मैं। तो यहां तक भी अगर आप पढ़ते हो ना, तो मैंने कुछ चीजें एक्स्ट्रा रखी हैं जो आईसीआई की बुक में नहीं है। वो चीजें बहुत रिक्वायर्ड है, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। एग्जाम में चीजें लिखने के लिए उन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने रखी है, ठीक है। अब जैसे ये अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, पहले सब कंसेप्ट में सारे कंसेप्ट थे, अब इसको अलग से बना दिया। पहले था कि आपको एंटिटी और एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी, अब इसको मैंने एक सेपरेट ही कंसेप्ट बना दिया। पहले रोमम के अंदर ही था। कंटेंट बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं किए। आपको एक चेंज यहां पे देखने को मिला होगा एग्जिस्टिंग और न्यू बुक के अंदर। चैप्टर 2 के अंदर प्लानिंग में बोलता है कि अगर आप प्लानिंग करना चाहते हो तो आपको बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इधर भी यही बोलता है कि अगर आप रोमम निकालना चाहते हो, अगर आप रोमम निकालना चाहते हो तो भी आपको बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब प्लानिंग कर रहे हैं तो भी नॉलेज होनी चाहिए, रोमम निकाल रहे हैं तो भी नॉलेज होनी चाहिए। अरे इन दोनों को छोड़ो, मैं कहता हूं अगर मेटेरियलिटी निकाल रहे हो तो भी नॉलेज होनी चाहिए। हर एरिया में हमें बिजनेस की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। एग्जिस्टिंग कोर्स में क्या होता था, ये कंसेप्ट कि आपको बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, ये चैप्टर 2 में भी देते थे और रोमम के साथ भी पढ़ाते थे। मतलब सेम कंसेप्ट दो जगह होता था। और जिन बच्चों ने मुझसे पहले क्लासेस ली है, मैंने क्लासेस में भी सेम बात मार्क करवाई है, बेटा लिख लो ऑलरेडी कवर्ड इन चैप्टर 2। या डिटेल के एग्जांपल कहां दिए हुए हैं, चैप्टर 2 में दिए हुए हैं। अब हमने क्या किया, इस कंसेप्ट को चैप्टर 2 में नहीं डाला, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 3 में डाल दिया एक ही जगह। और जो चैप्टर 2 वाले भी एग्जांपल हैं वो भी यहीं पे लाके डाल दिए। बेसिकली दो कंसेप्ट को हमने मर्ज करके एक ही जगह डाल दिया कि भैया बिजनेस की नॉलेज तो सिर्फ रोमम के लिए नहीं चाहिए, हर एक एरिया के लिए चाहिए। तो बस ये हमने किया है, दो कंसेप्ट को कंपाइल कर दिया एक जगह पे, सारे एग्जांपल्स कंपाइल कर दिए, ठीक है सर। उसके बाद रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल, अब ये जो कंसेप्ट है रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, ये ऐसे सेपरेट कंसेप्ट नहीं है आपकी बुक में, इस तरह से है रिस्क दैट रिक्वायर, लेकिन है बिल्कुल सेम है, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल बिल्कुल सेम है आपका, इनहेरेंट लिमिटेशन बिल्कुल सेम है, कंपोनेंट बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम बिल्कुल सेम बिल्कुल सेम।
ये सब बिल्कुल आपका एज इट इज है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ये एज इट इज है आपका, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये ऐड हुआ है बेटा। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर आपको पता है? हाँ जी सर बिल्कुल पता है। क्वेश्चनेयर के हमने एग्जाम्पल ऐड कर दिए कि अगर क्वेश्चनेयर बनाना हो परचेज का, क्रेडिटर का, इन्वेंट्री का, तो एक ऑडिटर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। परचेज के क्या क्वेश्चन सर है ना हमारी बुक में? कोई एक होगा बेटा। परचेज में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्रेडिटर के क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इन्वेंट्री के क्या पूछ सकता है, फिक्स एसेट्स के क्या पूछ सकता है। सर पेपर में आ सकता है। पेपर में देखो ये चार आपको एज एन एग्जाम्पल दिए मैंने। ये चार क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे है। कंसेप्ट अगर आपको आता है तो आप किसी का भी बना सकते हो। आपसे पेरोल का भी पूछ सकता है, आपसे फिक्स एसेट्स का भी पूछ सकता है, किसी भी एरिया का पूछ सकता है। और मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, एक चैप्टर है आपकी किताब के अंदर, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर वो चैप्टर आपने कर लिया है और वो आपका हो चुका है, तो आप किसी भी कंसेप्ट का क्वेश्चनेयर ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये है, अगर आप पिक्चर्स लेना चाहें, अगर आप इसको तैयार करना चाहें, आप ले सकते हैं। फुल स्क्रीन कर रहा हूं। तो जो कंटेंट मेजर ऐड हुआ है उसको तो पीडीएफ में डाल दूंगा। सर इसको भी डाल दो ना पीडीएफ में। चलो यार डाल देता हूँ। मैं नोट्स में खुद बना देता हूँ। तो फिर एक काम करता हूँ, मैं अपने मोबाइल में नोट्स बना लेता हूँ कि मेरे को आपको पीडीएफ में और क्या देना है। पेज नंबर 3 पॉइंट, पेज नंबर 3.21 ऑफ चैप्टर 3। ठीक है? ठीक है सर, ये मैं आपको दे दूंगा जो बाकी अभी पीडीएफ होगी ना उसके साथ। आगे बिल्कुल सेम है आपका। ऑडिट ट्रेल हम पहले भी डिस्कस करते थे, वही है। मटेरियलिटी सेम है आपका, जो पढ़ा है वही है। ऐसे 330 सिंस नया ऐड हुआ है, तो ये पूरा पीडीएफ मैं आपको दूंगा दोबारा से, तो आप इसको छोड़ दो। बुक में डेफिनेटली कंटेंट ऐड किया है क्योंकि आईसीआई ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया है। तो पहले मैं रेफरेंस के तौर पे पढ़ाता था, अब डिटेल में पढ़ाना है, तो कंटेंट इसमें ऐड हुआ है। 265 को भी छोड़ दो आप, क्योंकि 265 भी आईसीआई ने वापस से इंट्रोड्यूस किया है, तो मैं आपको वापस से दूंगा पीडीएफ पूरा। ठीक है? कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, दो चार लाइनें ऐड हुई होंगी। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 3। तो आई होप आपने ये पहली वीडियो देख ली है। आप अपनी बुक में मार्किंग कर लीजिए, नोट्स में सारे डाल देता हूँ यूट्यूब पे, वो देख लीजिए। कमेंट करके बताइए मुझे कैसी लगी वीडियो। कल मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, 9 सभी 6 चैप्टर के चेंजेस बता दूंगा। अभी इस वीडियो को खत्म नहीं करते हैं। लिखो जी, मॉड्यूल 2 अभी खत्म कर देता हूँ, मॉड्यूल 2 अभी खत्म कर देता हूँ। बैंक ऑडिट लिखो 100% सेम। सर 100% सेम, नॉट इवन ए सिंगल फॉर्मेटिंग चेंज, नॉट इवन फॉर्मेटिंग चेंज। ठीक है? 100% सेम एज इट इज। और अब मैं एक और बात बताऊं, जो बच्चे जिन्होंने अभी क्लासेस लिए हैं उनको भी बैंक ऑडिट जो मैंने 3 महीने पहले क्लास में पढ़ाया था वही दे रहा हूँ, एग्जिस्टिंग वाला ही। तो बैंक ऑडिट 100% सेम। उसके अलावा कारो, कारो 2020 100% सेम। ठीक है? आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% सेम। ठीक है सर? और डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी, इसमें एक कंसेप्ट ऐड हुआ है, रिमूवल बहुत है, और मैंने थोड़ा प्रेजेंटेशन भी चेंज किया है। तो ये आप कल देखना, कल की क्लास में। ठीक है? और ऑडिट रिपोर्ट सेम है 100%। सारे चैप्टर हो गए। तो मॉड्यूल 2 में कोई चेंज नहीं है, मॉड्यूल 2 सेम है। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी में छोटा सा चेंज है। अब वो कंपनी ऑडिट वाला चेंज और देख लो, कंपनी ऑडिट वाला चेंज और देख लो। कंपनी ऑडिट में क्या क्या बचा है, सब हट गया, बचा क्या है? एक तो ये कंसेप्ट बचा है भैया, अपनी बुक में रख लो। ड्यूटी टू इंक्वायरी ऑन सर्टेन मैटर, सेक्शन 143। ये आपको रखना है, ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू इंक्वायरी ऑन सर्टेन मैटर्स। ठीक है सर? ये रखना है आपको। तो ये मैं दूंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपकी बुक में है, तो पीडीएफ नहीं दे रहा मैं ये।
रिपोर्ट ऑन अकाउंट एग्जामाइन ड्यूटी टू रिपोर्ट सेक्शन 143(12), ये भी आपकी बुक में ये पेज आपको रखना है, बाकी आप पूरा कंपनी ऑडिट साफ कर दो। रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड, ये चैप्टर 5 का रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड है, सेक्शन 143(12), और एक आखिरी कंसेप्ट कंपनी ऑडिट में रखना है, सेक्शन 141 रिमूवल ऑफ ऑडिटर। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये रेफरेंस के लिए है सेक्शन 144 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, ये 4 पेज है। ये हमारा आइकोफर है, तो मैंने तो पहले भी नहीं बोला एडिशन हुआ है डिलीशन हुआ है, पहले मैं इसको ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में पढ़ाता था, अब मैंने वहां से निकाल के यहाँ ले आया, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम है। सर ये वाला चैप्टर का पीडीएफ भी दे दो, दे देते हैं, दे देते हैं, चैप्टर 16 का पीडीएफ दे देते हैं। और बताओ, इससे क्या होगा ना, पूरा ही कंपनी ऑडिट काट देंगे, यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, मैंने ये भी लिख दिया। बाकी एक वीडियो कल देखेंगे, और जो स्टैंडर्ड नए आए हैं उनकी पूरी डिटेल वीडियो आपके लिए यूट्यूब पे आना चालू हो जाएगी। ठीक है, बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन मेरे को लगा कि आप बहुत वेट कर रहे हो, इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना देते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, अपना प्यार दे देना, आने वाली सभी वीडियो को देख लेना, नोट्स टेलीग्राम से ले लेना। अगर आप नई बुक लेना चाहें CAindia.org पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सिर्फ 300 रुपए देने, अब आप उसको डिलीवरी का समझ के दे दो, जैसे भी आपको सही लगे। 1300 रुपए की किताब हुआ करती थी पहले, अब आपके लिए 300 रुपए की है सिर्फ। बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों।